गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के एक और पार्ट की। अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और डीएनए टाइप, जो कि आपको मिल चुके होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं डीएनए के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर तीनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पर यह टॉपिक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ईयर के लिए कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है हमारा टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार की होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी। तो हाउ टू रेप्लिकेट ए डीएनए इन विच मेथड। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए बेसिकली इस प्रकार की एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखी। ये जो डीएनए है इसको हम मदर डीएनए मान सकते हैं। अगर मदर डीएनए हम माने तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से रेप्लिकेट हो सकता है। अगर ये रेप्लिकेट हो तो इसके 3 वे हो सकते हैं, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किए थे, और कौन सा सही है वो भी हम बात करेंगे। ऐसा संभव है कि इसको हम मदर डीएनए मान लेते हैं, मदर डीएनए बोल देते हैं। ये आप ध्यान रखें कि मदर डीएनए इस टाइप का है। तो मदर डीएनए एक अपनी एज इट इज कॉपी बनाए, जो मतलब खुद तो ऐसा रहे जो कि एज इट इज मदर डीएनए के समान है, और दूसरी कॉपी इस प्रकार से बने, न्यू। तो ये तो हो गया मदर डीएनए, और ये हो गया डॉटर डीएनए। ये जो मॉडल है इसके अनुसार जो नई कॉपी बनेगी वो 100% न्यू होगी, उसके अंदर न्यू करेक्टर होंगे 101%, और जो पुरानी कॉपी होगी वो एज इट इज ओल्ड करेक्टर वाली होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एक बच्चा 101% अपने पेरेंट्स से मिले और दूसरा बच्चा 101% नया हो। प्रैक्टिकली ये थ्योरी सही है या नहीं है, उसके बारे में काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए। फिलहाल हम ये बात नहीं करने वाले कि कौन सी सही है। इसको कहा गया कंजर्वेटिव या संरक्षी विधि। संरक्षी एक और थ्योरी ओपिनियन दी गई कि ऐसा संभव है कि मदर डीएनए का कुछ भाग आ जाए, रेंडमली कोई व्यवस्था ना हो, एक कॉपी में भी और दूसरी कॉपी में भी, इस प्रकार से। सॉरी, इस प्रकार से। तो इसे डिस्पर्सिव, विस्तृत कहा गया, डिस्पर्सिव। अब इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि ये कितने % करेक्टर को मदर डीएनए से डॉटर डीएनए में लेके आएगी। ये मदर डीएनए की कॉपी अवश्य 100% सिमिलर, लेकिन डॉटर डीएनए कहलाएगा। मैं लिख दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने बताया नहीं आपको। ये डॉटर डीएनए ही है, लेकिन 101% किसके समान, मदर डीएनए के, इसलिए हमने मदर डीएनए लिखा है। ये दोनों भी डॉटर डीएनए है, लेकिन अब रैंडम व्यवस्था है कि कुछ पार्ट नया बनेगा, कुछ भाग पुराना रहेगा, लेकिन किस प्रकार से कोई अरेंजमेंट नहीं। थर्ड एंड फाइनल कहा गया कि दोनों डीएनए जो हैं, स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, इस प्रकार से, और हाफ पार्ट जो है वो नया बने, इस प्रकार से। यहाँ पर 50% करेक्टर ओल्ड हैं, 50% करेक्टर न्यू है। इसको सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी कहा गया, अर्ध संरक्षी।
शुरू में कंजर्वेटिव को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी कि कंजर्वेटिव मेथड, जिसके अंदर जो मदर डीएनए है वो एक के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और नए कैरेक्टर एक दूसरे में सुरक्षित है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने फाइनली इन दोनों को, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तीसरी विधि जो कि सेमी कंजर्वेटिव है वो सक्सेसफुल रही। इस विधि के अनुसार ये कहा गया कि 50% कैरेक्टर जो प्रोजेनी में आएंगे वो मदर डीएनए से आएंगे, यानी उनके जनकों से आएंगे, और 50% नए कॉम्बिनेशन के रूप में आएंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेसेल्सन और स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसी को हम बात करते हैं। मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डीएनए अर्ध सुरक्षित प्रक्रिया है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट बताइए, या डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है उसके लिए कौन सा मेथड है, एक्सपेरिमेंट बताइए। या आपको सीधा पूछ सकते हैं कि एमएस एक्सपेरिमेंट की व्याख्या करें। डिपेंड ऑन एग्जामिनर्स माइंड कि वो क्या मानता है। इट कंडक्टेड इन 1958। मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग सभी जगह इंपॉर्टेंट है इक्वली, इसीलिए आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें। 2 मिनट में आपको एक और बात बताऊं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या क्लिक करके छोड़ देते हैं। उन स्टूडेंट को मेरा मैसेज है कि आपके एग्ज़ाम निश्चित रूप से होंगे 101%। आज आपने क्या सोच रखा होगा आप जाने, अचानक से आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा और फिर आप सोचेंगे कि सर अब हम कैसे करें। तो वो स्टूडेंट अब अवेयर हो जाएं, क्योंकि अब इस कॉलेज खुलने वाली ही है और कब गवर्नमेंट के ऑर्डर आ जाएं, और सिलेबस जो है वो उसमें कोई डिडक्शन लगता नहीं होगा, एज इट इज़ फॉर्मेट रहने वाला है। तो कृपया करके आप अब, अगर अब भी तक आपने नहीं देखा है तो अब तो कम से कम आप स्टडी शुरू कर दीजिए। नियरली प्रत्येक सब्जेक्ट में अप टू 100 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, जो कि मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। मेसेल्सन और स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। बेसिकली केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो हम पाएंगे कि जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है वो N14 की होती है, ये नॉर्मल है। और अगर हम रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन ले रहे हैं तो वो N15 हो जाएगी। तो इन्होंने जो कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में इन्होंने N15 अमोनियम क्लोराइड लिया, मतलब रेडियो एक्टिव अमोनियम क्लोराइड अपने जो कल्चर मीडियम जहाँ पर इन्होंने डीएनए को ग्रो करवाया, डीएनए की कॉपी तैयार की, वहाँ पर इस्तेमाल किया। ये एक हेवी मेटल है, इसीलिए ये उसकी तुलना में N14 की तुलना में थोड़ा नीचे आता है। तो हम जो जिस टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपको ईजिली बैंड देखने को मिलेंगे। मैं पर एक टेस्ट ट्यूब से आपको समझा दूँ। जैसे सपोज दैट ये कोई टेस्ट ट्यूब है और आप मान लें कि इसमें नॉर्मल डीएनए है। सपोज दैट डीएनए की एक पट्टी ये है, डीएनए की एक पट्टी ये है और डीएनए की एक पट्टी है, 3 पट्टियाँ हैं डीएनए की, मान लेते हैं। तो अगले एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे नीचे जो आपको मिलेगी वो N15 की मिलेगी, भारी वाली की, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव हो। कई स्टूडेंट कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्या रोल है सर। तो नाइट्रोजन भाई डीएनए फॉर्मेशन में काम आता है। नाइट्रोजन बेस के अंदर नाइट्रोजन ही होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस का निर्माण कौन कर रही है? हैवी मेटल N15 कर रही है, इसीलिए वो नीचे आ रही है। ऐसा संभव है कि एक डीएनए के अंदर 14 भी हो और 15 भी हो, दोनों हो सकते हैं। तो वो आपको बीच में मिलेगा मॉडरेट कंडीशन के अंदर, कारण कि उसका वजन ना तो बिल्कुल हल्का है ना बिल्कुल भारी है। और तीसरे में आपको नॉर्मल मिल सकती है N14। तो आपको जो टेस्ट ट्यूब मिलेगी उस टेस्ट ट्यूब में आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपके बैंड, मतलब डीएनए बैंड कहाँ कहाँ बन रहे हैं।
और उसी के बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे कि डीएनए के कितने % स्ट्रैंड जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं और किस प्रकार से बन रहे हैं। किसी भी कल्चर मीडियम को जब हम लेंगे तो वहाँ पर हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। मैसेल्सन और स्टार्क ने जो अपने एक्सपेरिमेंटल डीएनए का चयन किया था वो डीएनए N15 था, मतलब 14 N14 मतलब नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल नाइट्रोजनस डीएनए। जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया इसको इन्होंने मदर डीएनए नाम दिया, मदर डीएनए कहा। इसके द्वारा इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट किया। जब टेस्ट ट्यूब की बात की तो जो टेस्ट ट्यूब है हम थोड़ा सा जगह के हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं जिससे आपका जो स्पेस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। स्टैंडिंग ही होती है टेस्ट ट्यूब, ये बात बताने की नहीं होती है, लेकिन जगह कम है तो एग्जाम में भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो नॉर्मल है तो सबसे आगे आगे इसका बैंड बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर इसका बैंड बनेगा सबसे ऊपर यहाँ। इस डीएनए को आपने कल्चर मीडियम में डाल दिया है, डिप इन कल्चर मीडियम CM, जिसमें क्या है N15 है, हैवी मेटल है। N15 क्या होती है, हैवी मेटल है। तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग होंगे। ये यहाँ अलग हो गया और ये यहाँ अलग हो गया। तो देखिए ये अलग हुए, वो कौन से हुए, N14। आफ्टर सम टाइम दिस इज ऑब्जर्व्ड दैट इन्होंने एक नया स्टैंड बना लिया इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा नीचे इसलिए खींच रहा हूँ कि पता लगे। ये जो भाग है वो N15 से बना, क्योंकि वो कल्चर मीडियम जो है N15 है, और ये भाग भी किससे बना, N15 से बना। इसका मतलब ये जो डीएनए वो कैसा बना, हाइब्रिड डीएनए बना। तो अगर हम इस डीएनए की टेस्ट ट्यूब बनाएं या इसकी ट्यूब बनाएं तो हमें ये कैसा मिलेगा, मिक्स में मिलेगा। आप यहाँ पर एक बात देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें। अगर पहले अपन 15 और 15 ना माने, सपोज दैट दोनों स्ट्रैंड अलग हुए हैं, तो दोनों स्ट्रैंड अलग है तो दो पट्टियां आपको दिख जाएगी यहाँ पर और यहाँ आसपास। लेकिन अब ये हाइब्रिड हो गए हैं तो थोड़ा सा नीचे उस बराबर बना दूं मैं आपको, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ये टेस्ट ट्यूब उतनी ही दूरी पर है, तो ये नॉर्मल पट्टी थी यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा ये आपको इस जगह। तो थोड़ा सा और नीचे चला गया ड्यू टू हैवीनेस, क्योंकि हैवीनेस जो है वो केवल एक ही पार्ट में है, एक ही हिस्से में है, आधे भाग में है, आधे में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही प्रूव हो गया कि आधा भाग मदर डीएनए से आया है और आधा भाग कल्चर मीडियम से आया है। इसको इन्होंने फर्स्ट जनरेशन कहा। ये फर्स्ट रेप्लिकेशन है, तो प्रथम पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन, जो कि शो करती है कि डीएनए का जो निर्माण हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस में हो रहा है। फर्दर इन्होंने कल्चर मीडियम वही रखा, देयर इज नो चेंज, 15 वाला ही। और फिर तो देखिए आप अभी देखेंगे कि ये डीएनए अलग हो गया, ये डीएनए अलग हुआ पहले वाला। तो पहले वाले 15 और 14 थे, ये 14 और ये 15, ऐसे ही इधर भी हुआ 15 और 14, वो आप समझ ही रहे होंगे। 14 ये, 15 ये, 15 ये और 14 ये कंडीशन है अभी बनते टाइम। और अब जैसे ही कल्चर मीडियम में डाले गए, अलग हुए, तो इन्होंने वापस क्या बनाया, नया स्टैंड बनाया। तो देखो नया स्टैंड 15 की से 15 वाला बनेगा, ऑलरेडी 15 है ही, और 15 ही बनेगा क्योंकि मीडियम 15 है। यहाँ पहले से 15 था और मीडियम की वजह से फिर 15 ही बना है। यहाँ 14 है लेकिन मीडियम की वजह से 15 ही बना है। तो आपको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में
दोनों प्रकार के डीएनए देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड भी और नॉन हाइब्रिड भी। तो अगर हम अब टेस्ट ट्यूब को दोबारा से रीजनरेट करें तो आप देखेंगे कि जो हैवी वाले दो हैं वो तो आपको बिल्कुल बेस में मिलेंगे नीचे की ओर, और शेष जो दो हैं वो आपको थोड़े से अप साइड में मिलेंगे। मतलब जो बिल्कुल फाइनली अपर साइड है वो खाली है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर प्योर N14 वाले डीएनए है ही नहीं। अब आप इनको और भी आगे ले जाइए तो सेकंड जनरेशन कह सकते हैं, ये सेकंड जनरेशन कहलाएगी। सेकंड जनरेशन, थर्ड पे भी ले जा सकते हो, फोर्थ पे ले जाओ, आपकी मर्जी है जितनी बार ले जाओ, वो कोई इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि मीडियम ही आपको बदलना है। आप कल्चर मीडियम 15 के स्थान पर कल्चर मीडियम 14 वाला इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो आपके एक्सपेरिमेंट पर है। तो ये मेसल्सन और स्टाल का प्रयोग है और ये शो कर रहा है डायग्रामेटिकली कि जो मदर डीएनए है वो दो भागों में बट गया है, इसका मतलब 50% भाग, और जो नया भाग बना है वो कल्चर मीडियम से बना है, जैसा मीडियम वैसा बना है। तो यहाँ पर 50% भाग तो प्रिजर्व है, सुरक्षित है, लेकिन 50% भाग अनप्रिजर्व है, नया बना है, इसीलिए इसको कहा गया है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब आप देखें, एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगर आए तो क्या आ सकता है और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। क्वेश्चन की मैं सिर्फ आउटलाइन लिख रहा हूं, डिटेल नहीं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, नॉर्मल डीएनए ऑलवेज हैव N14। उसका कल्चर किया गया कल्चर मीडियम में, मीडियम जो है वो कन्वर्ट किया गया, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम, 3 मीडियम थे, पहले दूसरे और तीसरे, और पहला मीडियम जो रखा गया वो N15 वाला रखा गया मान लो, दूसरा N14 वाला रखा गया और तीसरा फिर N15 वाला रखा गया। ऐसे मीडियम चेंज करते गए ये, और पूछा कि फाइनली जो लास्ट जनरेशन बनेगी बताइए उसमें डीएनए के पेरेंटल परसेंटेज कितने हैं, नए परसेंटेज कितने हैं, हाइब्रिड परसेंटेज कितने हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। तो देखो मैं आपको समझा दूं, ये है मेन डीएनए जो कि N14 है, 14। पहली जो मीडियम है वो N15 का है, समझने की जरूरत होगी आपको। इन दोनों को हमने जब ग्रो करवाया तो ये दोनों पहले आइसोलेट हो गए, तो 14 और 14 क्या हो गए अलग, लेकिन मीडियम कैसा है 15 वाला है, तो यहाँ पर नया डीएनए खंड जो बनेगा वो बनेगा 15 और नया डीएनए जो बनेगा वो बनेगा 15, दो बने आपके सामने हैं। अब मैं मीडियम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आप क्या कर दिया है N14 वाला कर दिया है, N14 वाला कर दिया है, तो ये 15 अलग हो गया, देखो यहाँ से, और यहाँ से 14 ये अलग हो गया, इसी प्रकार से ये 14 यहाँ से अलग हो गया और ये 15 यहाँ से अलग हो गया। लेकिन मीडियम कैसा है 14, तो नया स्ट्रैंड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये बना 14, नया स्ट्रैंड जो बना वो बना 14, नया स्ट्रैंड जो बना वो बना 14 और यहाँ भी 14। अब आप देखो प्योरली रेडियो एक्टिव की जहां तक हम बात करें, कोई सा भी नहीं है, प्योर मदर डीएनए दोनों हैं और हाइब्रिड 2 हैं। अब थर्ड जनरेशन में लेके गए इसको, तीसरी में क्या किया गया 15 किया गया, इस बार वापस रेडियो एक्टिव ले लिया। तो सुविधा के लिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ से ये अलग होगा, पहले ये 14, 15 और 14, पहला दूसरा 14, 14, तीसरा 14, 14, अगला 14, 15, ये अलग हुए। और मीडियम क्या है 15 है, यहाँ भी क्या बनेगा 15, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ समझ आ जाए, 15
15, 15, 15, ये 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। देखो आप, अब हमें सिर्फ इस जनरेशन की जरूरत है क्योंकि थर्ड जनरेशन के बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम थर्ड जनरेशन के बाद ही उत्तर देंगे, इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इजीली देखिए कि कितने तो पेरेंटल हैं। पेरेंटल कौन सा था जिसके अंदर N14 था, तो प्योर 101% कोई सा भी पेरेंटल नहीं है। इसका मतलब 0% जो है वो पेरेंटल हैं। पेरेंटल कितने प्योरली प्योर रेडियो एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है प्योर रेडियो एक्टिव, यहां से पूछा गया। देखो ये प्योर रेडियो एक्टिव रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, 2 है। आपको 2 मिले कितने में से, 8 में से। कितने परसेंट हो गए ये, 25% रेडियो एक्टिव मिले। और कितने हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड, तो आप देखिए ये हाइब्रिड है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो 6 हाइब्रिड हैं। 8 × 100 ये हो गए 75%। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकते हैं और सिर्फ मीडियम बदल देंगे और मीडियम बदल कर आपसे वो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या उसके बाद किसी और जनरेशन का पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ये तरीका अपनाना है, इस तरीके से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। एक और टाइप जो है वो पुटअप हो सकता है, वो आपको नंबर ऑफ स्ट्रैंड पूछ सकते हैं। मतलब ये डबल स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, तो वो इंडिविजुअल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितने प्रतिशत स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव हैं और कितने प्रतिशत स्ट्रैंड नॉर्मल है। तो देखो मैं बता दूं, यहाँ टोटल स्ट्रैंड की बात करें तो 8 दूनी 16 स्ट्रैंड हैं। टोटल स्ट्रैंड कितने हैं, 16 स्ट्रैंड है। अब आप देख लीजिए इन 16 में कितने के पास 15 वाला है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड। ये देख लेते हैं हम। तो पहली बात तो 16 में से निकालना है, 16 है तो इसके दोनों ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं टोटल इंटू 100। और कितने नॉर्मल हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल आप देखेंगे तो 16 में से निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हैं इंटू 100। आप जब भाग देंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा, 1 मिनट में करके दे देता हूं, ये आ जाएगा 62.5% और ये आ जाएगा 37.5%। कैलकुलेशन कर लेना आप, थोड़ी सी होता है में से मिस्टेक हो, ये तरीका है मतलब कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेसलसन और स्टाल का प्रयोग जो है वो थियोरेटिकली प्लस नीट लेवल से बड़ा कनेक्टेड है। नीट में इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।